हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर 5 आपका लास्ट होगा, आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आइए इसके बारे में जानते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा जल्दी से। बस इसी हफ्ते में इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके फिर हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करेंगे। चलिए, 1895 बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमता देखा गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बिरसा को कब देखा गया था। लोग कहते थे कि उसके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था, अनाज की छोटी सी बोरी को ढेरों कई गुना बढ़ा देता। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दीकुओं का अर्थ होता बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। अब आपसे पूछा जा सकता है दीकुओं का अर्थ क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा, गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे, भी उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। यहाँ लिखा है, उड़ीसा के डोंगरिया कुंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रहे हैं। अभी आपको चित्र दिखाता हूँ आगे। चलिए, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बिरसा का जन्म किस परिवार में होता। मुंडा क्या है? एक जनजाति है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी, धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को कैसे गुलाम बना लिया था? अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब को ढूंढने का प्रयास करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थे। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। जनजातीय समूह किस तरीके से जीते थे, आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। पहला जानते हैं, झूम की खेती करते थे। आइए झूम की खेती से संबंधित कुछ चीज़ों को जानते हैं। चलिए, झूम की खेती, उनमें से कुछ झूम की खेती करते थे। झूम की खेती, इससे एक नाम और जानते हैं, घुमंतू खेती। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका मतलब होता है जंगलों में छोटे भूखंडों पर ये की जाती थी। लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। खेती कैसे होती है ये भी पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को जली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ होती थी। तो यह पूछा जाता था उसमें किसकी मात्रा पाई जाती थी? पोटास की। कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे, कुदालों से ज़मीन की सतह को खुरसते थे। वे खेतों को जोतने और बीज को रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी, उसे काटकर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। वहाँ से उन्हें अभी फसल काटी ही थी वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। अभी इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, दिया गया है। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। परती का मतलब होता है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। साल एक पेड़ है। महुआ एक फूल है जिसे खाया जाता है। शराब बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो महुआ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, फूल है, फल है, क्या है, ऐसे याद रखिएगा। कुछ शिकारी थे, कुछ संग्राहक थे। डोंगरिया कंद कबीले की औरतें पंडाणु की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाती थी। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करने का काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय, अब उड़ीसा में कौन सा समुदाय है? खोंड, याद रखिएगा।
इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। जो हाथ लगता उसे आपस में बांट लेते। वे जंगलों में मिले फर और जड़ें खाते। खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते। इलाज के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खूंड समुदाय के लोग से ही कहते थे। तो किससे कहते थे? कुसुम और पलाश के फूलों से कपड़ों की रंगाई होती थी। याद रखिएगा, दोनों से पूछा जाता है। इस समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता, कोई सड़क निर्माण, कोई नौकरी करता। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादातर भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे मध्य भारत में आपका एक समुदाय है वैगा, औरों के लिए काम करने से कतराते थे। वैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रहते थे। मजदूरी करना वैगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ें आसान आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासी खरीद फरोख्त भी करते थे। इसी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासी को कर्जा देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। अब देखिए, भारत में आपको आदिवासी समुदायों के बारे में दिखाया गया है। इसके बारे में आप मैप को जूम करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहाँ कौन सी जो है आदिवासी जातियाँ पाई जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे इसमें लिखा है कि कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। देखिए, दो टॉपिक हमने पढ़ा, ठीक है, एक खेती के बारे में, एक शिकार के बारे में। अब जानवर पालते थे। चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों को रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते। जब एक जगह घास खत्म हो जाती तो दूसरे इलाके चले जाते। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। आपसे पूछ लेगा, पंजाब के पहाड़ों में कौन था? वन गुज्जर। आंध्र प्रदेश में लबाड़िया, ठीक है। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़रिए थे। तो गद्दी समुदाय के लोग गा से गद्दी, गा से गड़रिए कुल्लू में थे। कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। ये कहाँ के थे? कश्मीर के थे। पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, जितना गोला बना रहा हूँ। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के जो आपकी हैं उसमें इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। चलिए, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त, ठीक है। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, इसलिए जो है इसको आप देख लीजिएगा। एक फिगर है जिसके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बेवड़, देखिए ये क्वेश्चन कई बार बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। बेवड़ क्या है? मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। कुछ लोग एक ही जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे। बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते, हलों का इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था, कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते और मुखिया बन जाते, बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर देते थे, अर्थात दूसरे को दे देते थे, आओ और खेती करो, आधा हिस्सा मुझे दो। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वाले जो रहते थे जंगल में, उनको जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना बहुत ज़रूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े हैं, ये आपको जवाब देना है। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें क्या बदला। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ जो उस समय मुखिया बन गए थे।
अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत, इलाके पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, कई जगह अपनी पुलिस होती थी। ज़मीन एवं जो वन प्रबंधन के स्थानीय नियम वो खुद ही बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई कई गाँव पर ज़मीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य किया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था। अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से वे अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। ठीक है, चलिए घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ, आइए इनके बारे में जानते हैं। ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी। यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहरते नहीं थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप जमीन के बारे में कुछ नियम लागू किए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि इसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया। जैसा कि आप देख चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कैसे पेड़ों को काट करके ये की जा रही है। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम और मिट्टी सूखी, वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने की छूट दे दी गई। वन कानून और उसके प्रभाव, जैसा कि आपने देखा आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में और बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा ही होगा। ठीक है, अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज़ों की ज़रूरतों की इमारती लकड़ियां पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम की खेती करने, फल इकट्ठा करने, पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं होती थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसलिए उन्हें बहुतों को काम और रोज़गार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ता। स्लीपर का मतलब होता है लकड़ी के 36 तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जा सकती हैं। इस तरीके से जैसे अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने समस्या पैदा हो गई। समस्या थी कि वे रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने शस्त्र श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। ठीक है, यहाँ एक कविता आपको दी गई है। इस कविता से आपके एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोमग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। व्यापार की समस्या, 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने, आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले थे, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादन की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारत रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते। कहाँ? वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल, याद रखिएगा। रेशम के व्यापारी अपने एजेंट को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनकी कृमि कोषों को
इकट्ठा कर लेते। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता, जहां उन्हें 5 गुनी कीमत पर बेच दिया जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। अब ये आपको दिखाया गया एक इमेज है बिहार का कोयला खनिक 1948। ठीक है, 1920 के दशक में बिहार के झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शारीरिक समस्या थी बल्कि यह खतरनाक था। यह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। चलिए आगे चलते। काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने विद्रोह किया। 55 में संथालों ने बगावत कर। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह होता 1910 में। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरीके का विद्रोह था। बिरसा मुंडा के बारे में आइए जानते हैं। बिरसा का जन्म 1870 के दशक मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरी चराते, बांसुरी बजाते, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहुंडा के आसपास जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता। लड़कपन में बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानी सुन ली थी। कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्णयुग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरीके से आज़ाद थे। दीकुओं का मतलब बाहरी लोग। सरदारों का कहना था एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे लोगों को याद दिलाते थे उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहाँ मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिलता। वहाँ भी उन्होंने यह सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों में संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा कर रहे थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए झूम जो है खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। वैष्णव का मतलब होता है विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज ने सख्त कार्यवाही का फैसला लिया।
1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया गया। दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई गई। 1897 में लौटने के बाद बिरसा जन समर्थ जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य के स्थापना के लिए रावणों अर्थात दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशान बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए। महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है मोस्ट। बिरसा राज का प्रतीक क्या था? सफ़ेद झंडा था, याद रखिएगा। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई, ये भी पूछा जाएगा। आंदोलन ठंडा पड़ गया। आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। आपका ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्द जो है आपको इसकी मैराथन भी करवाई जाएगी। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।